एक मुश्किल और चुनौती वाला दिन नेपाल के लिए। बड़ा नुकसान हुआ है और जो फ्लैश फ्लड आया है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि पहुंचाई है, लोगों की हानि पहुंचाई है, कई कई बिल्डिंगों का नुकसान हुआ है। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ काठमांडू से वरिष्ठ पत्रकार लाइव है अभय श्रीवास्तव साहब। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन के मंच पे आने के लिए। मेरे सहयोगी सैयद जो काठमांडू पहुंच चुके हैं और वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। अभय जी, सबसे पहले इस समय की लेटेस्ट जानकारी आप हमारे दर्शकों तक क्या पहुंचा सकते? देखिए, अभी क्या जो स्थिति है, कहा जा रहा है कि जो वहां से जो बाढ़ का पानी है अभी इंडिया के बॉर्डर के बहुत नजदीक पहुंच गया, लगभग 40 किलोमीटर दूर है। नौलपरासी का एक जिला है नौलपरासी जिला के बगल में ही वाल्मीकि नगर का एरिया, जहां पर नारायणी नदी मिलती है गंडक में। तो आज लगता है मतलब 11 बजे तक ये बाढ़ का जो पानी है वो इंडिया के बॉर्डर तक जा सकता है। और यहाँ पर अभी जो मरने वालों की संख्या, ऐसे तो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन नेपाल सरकार ने जो पुष्टि है वो 22 लोगों का किया है। और जो लापता है, जिनका कोई भी चेस्ट नहीं पता चला, वो 384। लेकिन सोशल मीडिया की न्यूज पर अगर विश्वास किया जाए तो बहुत सारे पुलिस चौकी का, इन्हें पुलिस का भी पता नहीं है। जो रसुआ में जहां से ये निकला हुआ है, एक्चुअली लेंगडे नदी है तिब्बत में, वहां से ये शुरू हुआ था। और वहां के बगल में रसुआ एक जगह, वहां से केरुंग नाका जो है, केरुंग बॉर्डर, वहां से बहुत सारा यहाँ इंपोर्ट वगैरह होता है। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं नेपाल में, वो उसी रास्ते से आते हैं। तो उन इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह को भी बहा ले गया है। साफू बेसी एक जगह है, उस बाजार को पूरा बहा ले गया है। एक अपुष्ट समाचार, ये सोशल मीडिया की न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक त्रिशूली बाजार के पास जो एक असेंबली चल रही थी, और उस असेंबली के में टीचर और विद्यार्थी जो असेंबली में थे, उन पूरा उसको बहा ले गया है। तो बहुत सारे ऐसे गांव के गांव इसमें गए हुए, बहुत दुखद स्थिति है। बिल्कुल। और अगर चीन ने समय पर नेपाल सरकार को अगर सूचित किया रहता तो शायद इतना बड़ा नुकसान होने से बचा जा सकता था, लेकिन चीन की तरफ से कोई भी सूचना नहीं दी गई। उसका नतीजा हुआ कि नेपाल में अपूरणीय क्षति हुई है। तो अभय जी, नेपाल ये मान रहा है कि चीन ने जो कम्युनिकेशन नहीं किया उसके चलते इतना बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है? नहीं, इसके बारे में आपको एक चीज समझ लेना चाहिए। नेपाल में जो एक आम जनता का जो सेंटिमेंट है, वो चीन पर कभी भी कोई भी आरोप नहीं लगाते हैं उनके, इसलिए डायरेक्ट आरोप चीन पर कभी तो कोई कुछ भी हो जाए उस पर नहीं लगाया जाता है, जब तक कोई उसका सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाए। तो किसी भी यहाँ की नेपाल के मीडिया में कहीं से भी चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर चीन से हुआ, ये लेंगडे नदी तिब्बत से बहती है, वो आके बेत्रावती नदी में मिलती है, और बेत्रावती आके त्रिशूली ही जाके नारायणी में मिलती है, और नारायणी जाके गंडक में मिलती है। तो अगर समय में इन्फॉर्म किया गया रहता तो शायद नेपाल में इतनी क्षति नहीं होती। बिल्कुल, लोगों को समय मिल जाता अपने को सुरक्षित करने का। बिल्कुल अभय जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी भी सैयद आबिन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, आपके सूत्रों से आप तक क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, मैं इस समय नेपाल में काठमांडू में मौजूद हूँ, लेकिन जो यहाँ पर सोर्सेस बता रहे हैं, और ख़ास तौर पे हालांकि जो सहयोगी हमारे कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, नेपाल पुलिस की तरफ से 22 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 133 भारतीय समेत 300 से ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो हैं वो जो है वो इसमें उनकी क्षति हुई है। 1000 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि लापता हैं, और 95 लोगों की मौत की पुष्टि ऐसे बताया जा रहा है। हालांकि नेपाल पुलिस के आंकड़े अगर मानेंगे तो उससे काफी कम है। लेकिन रमेश, आपको हम बताएं कि जिस तरह से ये सैलाब आया है, आपको याद होगा धराली में कि सोचने का भी मौका नहीं मिला। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर पहले से इंटीमेशन होता है इस सैलाब के आने का, क्योंकि आप देखिए 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में सुबह ये हुआ है, और सुबह के वक्त इंटीमेट किया जा सकता था, लेकिन इसकी जानकारी पहले से नहीं दी गई। और एक और खतरा जो है अभी मंडरा रहा है, और वो खतरा ये है कि उसी जगह पर जहां से ये सैलाब की उत्पत्ति हुई, उसी जगह पर 7 से 8 मीटर की एक झील और बन चुकी है। यानी खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है। और ये अगर खतरा अगर फिर से आता है तो जरा सोचिए क्या होगा। तमाम तरह के टेलीफोन कनेक्शंस जो है खत्म हो चुके हैं, नेटवर्क सिस्टम खत्म हो चुका है, कई गांव के गांव जो है वो जो पहाड़ के साइड में थे वो बह चुके हैं, कई पुल खत्म हो चुके हैं, जो चीन तिब्बत और ये नेपाल को जोड़ने वाले पुल थे वो टूट चुके हैं। तो ये सब लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार लोग डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल त्रासदी बहुत बड़ी है। देखना ये होगा कि अभी जब तलाश
तलाशी अभियान जब चलाया जाएगा तब कितने लोग लापता पता चलते हैं और कितने घरों के लोग अभी लापता है, ये अभी पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी रिसर्च लगातार बिल्कुल, जब तक एक सही आंकड़ा सैयद, एक सही आंकड़ा आना बहुत जरूरी है, ये शुरुआती आंकड़े जरूरी है। लेकिन अभय श्रीवास्तव साहब, मैं अगर रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ एंड रेस्क्यू की बात करूं, क्या नेपाल में इतनी कैपेसिटी है कि वो इस पूरे इलाके में खुद की ताकत से रेस्क्यू चला सकता है, या उसे सहयोग की जरूरत पड़ेगी? नहीं, सहयोग की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि ये अप्रत्याशित है। नेपाल ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि अचानक से इतना बड़ा त्रासदी आ जाएगा। अगर पहले से थोड़ी सी भी ऐसी आभास भी रहता तो नेपाल सरकार ने कोई प्रयास किया रहता है, कोई अपनी तैयारी की रहती। ये इतना अचानक से हुआ है कि संभलने का मौका नहीं दिया है, और ऐसी स्थिति में नेपाल सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। अब उसमें देखना पड़ेगा कि इसका जो क्षति हुआ है वो कैसे उसको कम्पेंसेट करती है सरकार। लेकिन इसमें जनधन की क्षति अपूर्णीय हुई है, और अभी आज 11 बजे शायद बालिन सरकार ने एक मीटिंग भी बुलाई है। उस मीटिंग के बाद कैसे वो लोग अपना उसको मैनेज करने के लिए शायद कोई स्कीम लाएंगे अपना, तो पब्लिश होगा तो पता चलेगा कि कैसे वो लोग इस पर कंट्रोल करते हैं। आपको लगता है कि जो डिजास्टर कंट्रोल रूम है नेपाल का, या जो डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी वहां पर संस्था जो इस तरह से डील करती है, उसके पास कुछ आंकड़े हैं या उसके पास कोई जानकारी है, उन इलाकों की जानकारी है जहां भारी नुकसान पहुंचा है? देखिए, अब ये जो घटना हुआ है रसुआ में जो हुआ है, इसकी तुलना 2012 में जो केदारनाथ में हुआ था उससे कर सकते हैं। तो जब इंडिया जैसा उतना बड़ा देश उस केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया था, तो फिर नेपाल के लिए तो इसको करना शायद असंभव लगता है। फिर भी नेपाली आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है, और नेपाल की जो पुलिस है वो भी अपना एक प्रयास करेगी इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कितना सफल होती है इसे देखना होगा अभी, क्योंकि हमें तो इसको जब देख रहे हैं रसुआ की स्थिति ठीक एग्जैक्ट केदारनाथ की स्थिति याद आती है। बिल्कुल, तो आपने सही कहा, ये जो फ्लैश फ्लड आया था ये तबाही बरपा चुका है। अब सवाल है कि जो जिंदगियां बची हैं उनको आगे कैसे बचाया जाए, जो लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए, जो लोग प्रभावित हुए हैं उन तक रिलीफ कैसे पहुंचाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है।